माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मान संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बने लगभग 1.25 साल हो गया और उस 1.25 साल के अंदर वन एवं पर्यावरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो निर्णय लिए उसकी पूरे देश भर में प्रशंसा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024-25 में पर्यावरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा कदम उठाया, एक पेड़ नाम मां के नाम, और उस अभियान को पूरे राजस्थान के अंदर गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वन मंत्री जी ने 7 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया। और उस संकल्प में मुझे ध्यान में आता है कि प्रत्येक विधायक को सरकार की ओर से डायरेक्शंस दिए गए कि अपने अपने क्षेत्र में पंचायत समिति के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, नगर पालिका क्षेत्र के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से हमने पेड़ उपलब्ध कराने के साथ साथ उन पेड़ों को लगाकर सुविधा अनुसार जियो टैगिंग करके उनकी मेंटेनेंस को भी ध्यान में रखने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार 7 करोड़ पेड़ एक वर्ष में लगाने का अगर किसी विभाग ने काम किया तो वन विभाग ने काम किया। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राजस्थान के तहत इस बजट में हम लोगों ने 10 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया और वो संकल्प जिस दिन लिया उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने सभी विधायकों को और सभी डिपार्टमेंट्स की बैठक लेकर उनको इस बात के लिए प्रतिबद्ध किया कि ये पेड़ अपने अपने क्षेत्र में सबको लगाने का काम जल्द ही प्रारंभ करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह हमने एक पेड़ मां के नाम के संकल्प को पूरा कर 7 करोड़ पेड़ लगाने का काम किया, उसी तरह हम 10 करोड़ पेड़ों को भी एक वर्ष में लगाने का काम हमारी भजनलाल सरकार करेगी। मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र खंडार में कई वर्षों से घड़ियाल योजना को, चंबल पाली घड़ियाल योजना को पर्यटक की दृष्टि से डेवलप करने के बारे में कई सरकारों ने प्लान किया, उसकी योजना बनाई और हर वर्ष वो कागजों में ही रह जाती थी। 2024-25 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें 2 करोड़ रुपए देने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वन्य जीवों के साथ साथ घड़ियाल का भी हमारे प्रकृति में एक बहुत बड़ा महत्व है और उनको सुरक्षित रखने के लिए हमने एक घड़ियाल प्रजनन पॉइंट बनाया और उसमें जो प्रोजेक्ट हमने बनाया उस प्रोजेक्ट में 6 महीने के बच्चों के लिए एक अलग से पॉइंट बनेगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। 1 साल के घड़ियाल के 1 साल तक घड़ियाल को तैयार करने के लिए उसके लिए अलग से पॉइंट तैयार किया जाएगा। और उसके पीछे हमारी मंशा यह है कि प्रतिवर्ष बारिशों के अंदर जब घड़ियाल बच्चे देते हैं तो वो बच्चे और अंडे पानी में बह जाते हैं। उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ी योजना माननीय मंत्री जी ने बनाई। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस ओर एक बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया।
माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र खंडार की ओर सरकार का ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। मेरी सरकार ने हमेशा जीवों की सुरक्षा के लिए, किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसी के तहत मेरे खंडार का 50% क्षेत्र टाइगर रिजर्व सेंचुरी में आता है और उसमें आए दिन टाइगरों की मूवमेंट के कारण किसानों पे सभापति टाइगर की एक जितेंद्र जी एक सेकंड, ब्राजी प्लीज। ये ब्यूरोक्रेट्स की दीर्घा खाली है, अभी बुलाते। ये एक अच्छी स्वस्थ परंपरा नहीं है, तो आप आदेशित करें ताकि इसमें जो एसीएस वगैरह वो आके बैठे। हम लोग बोल रहे हैं तो उस टाइगर की मूवमेंट के कारण हर वर्ष कई किसानों की मृत्यु हो जाती है और उन किसानों को मात्र 5 लाख रुपए सरकार के माध्यम से दिए जाते हैं। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने एक बैठक लेकर सभी अधिकारियों को निर्देशित कर एक आंकड़ा मंगवाया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस 5 लाख रुपए के पैकेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का जो प्रयास सरकार की ओर से जो कदम उठाया जा रहा है, निश्चित तौर पर वो किसानों के हित में बहुत बड़ा कदम होगा। माननीय सभापति महोदय, जब हमारी सरकार की बात चल रही है तो पिछले दिनों नेशनल पार्क की परिधि में आने वाले जो कंस्ट्रक्शन जोन थे उनको 1 किलोमीटर की अवधि में करने का काम पिछली सरकारों ने किया, जो कि किसानों के हित में नहीं है, गांव के हित में नहीं है, शहरों के हित में नहीं है। जहां जहां भी गांव के समीप फॉरेस्ट एरिया है, वहां किसानों को आए दिन बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं पर निर्माण करने में समस्या, कहीं पर बने हुए मकान की रिपेयरिंग करने की समस्या। और जब इस समस्या से हमने अवगत कराया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इसकी बड़ी बैठक ली और बैठक लेकर सबको निर्देशित किया कि इस ओर हमें एक बड़ा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन जो टाइगर क्षेत्र के जहां भी फॉरेस्ट एरिया आता है उसमें 2002 से और 15 का एक एक्ट बना हुआ है। उसमें जब तक संशोधन नहीं किया जाएगा, मुझे लगता है ना तो गांव से सटे, ना तो जंगल से सटे हुए गांवों का विकास हो पाएगा और ना ही विस्थापन की प्रक्रिया को गति मिलेगी। मुझे ध्यान आता है कि पिछले 2 सालों के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र के 17 गांव, रणथंभौर, सरिस्का, धौलपुर, करौली, रामगढ़, इन सभी जंगलों के मिलाकर लगभग 106 गांव जो फॉरेस्ट द्वारा विस्थापन की सूची में डाले गए थे, लेकिन सरकार के जटिल नियमों के कारण ना तो पर्यावरण की और वन की ओर ये के पक्ष में इन लोगों का विस्थापन हो पा रहा है और ना ही हमारे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लगातार। माननीय सभापति महोदय, हमारे समय में जब पिछली हमारी सरकार थी तो किसानों के लिए विस्थापन में 2 तरह के पैकेज थे। उन पैकेज में पहला पैकेज जिन किसानों के पास 1 हेक्टर 1.6 हेक्टर भूमि होती थी, उन किसानों को उतनी ही भूमि देकर आवासीय जमीन
विस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध करा पर उनका विस्थापन किया जाता था। और जिन किसानों के पास भूमि नहीं होती थी उन किसानों को 6 बीघा भूमि और विस्थापन का पैकेज दिया जाता था। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने एक ऐसे नियमों को पिछली सरकार एक ऐसे नियम को लेकर आई जिसमें किसानों के पैकेज को घटाकर डीएलसी रेट पर ले आए। जहां पर जंगल बसा हुआ है, माननीय सभापति महोदय, वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मुझे ध्यान में आता है मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनकी डीएलसी रेट मात्र 20,000, मात्र 25,000, 30,000 रुपए बीघा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह निर्णय करने से पहले क्या पिछली सरकार ने यह सोचा कि डीएलसी रेट में 30,000 रुपए में जो किसान को हम मुआवजा देंगे, क्या कहीं वो जाकर विस्थापित रह पाएगा? क्या उसको 25,000 रुपए, 30,000 रुपए डीएलसी रेट पर जमीन मिलेगी? किसानों के लिए माननीय सभापति महोदय एक इतना घातक कदम था ये। उसके बाद से पूरे 1.5 वर्ष के अंदर एक भी किसान ने अपने घर को छोड़कर विस्थापन नहीं किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, पिछली सरकार ने जो ये निर्णय लिया, इस निर्णय से किसानों को तो नुकसान हुआ ही हुआ, वन्य जीवों को भी नुकसान हुआ। सभापति महोदय, जहां पर जानवर की मूवमेंट होती है, टाइगर की मूवमेंट होती है, ना तो वो वहां पर किसान अपने आप को सुरक्षित मानता है और ना ही जानवर अपने आप को सुरक्षित मानता है। और आए दिन ऐसे हालात बन जाते हैं, औसत साल में 5 से 7 घटनाएं ऐसी हो जाती है जिसमें किसानों का और टाइगर का आमना सामना होता है और उसमें किसान को कई बार किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से मांग करता हूं कि इस पैकेज की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पैकेज किसानों के हित में नहीं था, ये पैकेज पर्यावरण के हित में नहीं है, ये पैकेज राजस्थान के किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। सभापति महोदय, मुझे तो यह भी ध्यान आता है कि यह पैकेज की जब घोषणा की और जमीन में 1 किलोमीटर 500 मीटर से बढ़ाकर 1 किलोमीटर की अवधि बढ़ाई, उसमें भी मुझे ध्यान में आता है कि पिछली सरकार के बड़े नेताओं ने जमीन के घोटाले करने का काम किया था। उसमें अपने चाहितों को जमीन देने का काम किया था। उसमें नेताओं ने रणथंभौर में आकर बड़े बड़े होटलों को, किसानों की जमीन को कन्वर्ट कराकर और होटल बनाने का काम किया था। क्योंकि मैं नेताओं के नाम से संबोधित करूंगा तो सदन में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं के सपुत्र 2-2, 5-5 महीने तक रणथंभौर में पड़े रहते थे और जमीनों की दलाली करा करते थे। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि पिछली सरकार के समय किन किन नेताओं के वहां पर होटल बने, किन के सपुत्रों ने वहां पर कितना समय बिताकर जमीनों की दलाली की, यह आंकड़ा सदन को निकलवाना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि वो किसानों के साथ अन्याय है, वो राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो किसान खेत में काम करता है, जब उसकी शादी हो जाती है, उसका विवाह हो जाता है, उसके बाद जंगल में जब विस्थापित किया जाता है तो उसको एक अलग यूनिट के रूप में काउंट किया जाता है।
बाप को अलग, पिता को अलग यूनिट में काउंट किया जाता है, पुत्र को अलग यूनिट में काउंट किया जाता है शादी होने के बाद। और पूरे देश भर में जो उसकी आयु है वो 18 वर्ष की है। लेकिन किसानों को पैसा देने में इन्हें कष्ट होता है, किसानों के हित में काम करने में इन्हें कष्ट होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि कांग्रेस ने सदैव किसानों के ऊपर अन्याय करने का काम किया है। समाप्त करें प्लीज। सभापति महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो आयु जो 18 वर्ष की थी, उनको पिछली सरकार ने 21 वर्ष करने का काम किया। यह किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान किसानों, वन विभाग के अंदर जो नेचर गाइड, वन रक्षकों की जो भर्ती होती है, उस भर्ती के नियमों को भी सरलीकरण करने की आवश्यकता है। कंक्लूड करें माननीय सदस्य। बस सभापति महोदय 5 मिनट और। 5 मिनट नहीं, चलो 2 मिनट में खत्म करता हूं सभापति महोदय। समाप्त करें समय। प्रतिवर्ष 2 से 2,500 लोगों का चयन जो जंगल से लगे हुए गांव हैं उस क्षेत्र के लोगों का किया जाता है। लेकिन मेरे क्षेत्र के अंदर सवाई माधोपुर में चयन तो हम 2 से 2,500 लोगों का कर लेते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग के लिए मात्र 150 लोगों की ही प्रशिक्षण की व्यवस्था है। सभापति महोदय, उस प्रशिक्षण व्यवस्था में भी जिस कंपनी को हम टेंडर देते हैं, वो कंपनी अगर 2 महीने विलंब से आई तो उन लोगों को प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, और प्रशिक्षण समय पे नहीं मिल पाता तो सभापति महोदय उन लोगों को रोजगार नहीं मिलता। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से प्लीज कि एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी वहां पर खोलना चाहिए। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के 1-2 विषय हैं, वो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर लेकर जाने चाहूंगा। सवाई माधोपुर बोदल शिवपुरी रोड, उसमें एक खाल की पुलिया है। उस पुलिया की बार बार एनओसी पिछली सरकार में हमने मांगी। 2019 के अंदर 4.5 करोड़ रुपया एनएच से, नेशनल हाईवे ने सैंक्शन किया माननीय नितिन गडकरी जी ने। वो फॉरेस्ट की पुलिया की एनओसी के लिए पिछले 5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, राजेंद्र पारिक, लेकिन वो नहीं मिल पाई। एक सभापति महोदय, एक छोटा सा निवेदन और है। हमारे यहां पर एक लसोड़ा रोड है, उसकी भी एनओसी का जो विषय है वो माननीय आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसको भी देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय,